प्रिय साथियों, नमस्कार। गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम इंडिया जीके के अंतर्गत विश्व की कृषि का अध्ययन करेंगे। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और काफ़ी परीक्षाओं में आ चुके हैं। उनका संग्रह मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। विश्व के कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? डी हिटलसी। विश्व के अंदर जितने भी कृषि के प्रदेश हैं उनको वर्गीकृत किया। उस वर्गीकरण करने में ये बंदा हिटसी, आप ले को काट दें तो बन जाएगा हिटसी। बहुत ज़्यादा हिट था, उसने उन प्रदेशों को वर्गीकृत कर दिया। विश्व के कुल धरातल क्षेत्रफल का कितना भाग कृषि कार्यों में लगा है? तो वह लगा है 11%। 11 को हम कह सकते हैं घर, कि विश्व के अंदर जितना क्षेत्रफल है सिर्फ घर इतने क्षेत्रफल में ही क्या है, कृषि कार्य होता है। वान थ्यूनेन का सिद्धांत किस पर आधारित है? वान को हम कह सकते हैं वैन। वैन को और यू ने मतलब यू होता है तू, थ्यूने मतलब तूने। वैन को तूने क्या किया, तोल दिया तुलनात्मक लाभ पर कि यह श्रेष्ठ है या वह। तो वैन को तूने क्या कर दिया, तोल दिया। तो तुलनात्मक लाभ पर इनका सिद्धांत आधारित है। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक देश कौन सा है? अब गेहूं को निर्यात करता है आमदनी के लिए, यह है अर्जेंटीना। कि उसके लिए बिल्कुल ये अर्जेंट हो चुका है कि वह अपनी गेहूं को दूसरे देश में निर्यात करे। गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान कितना होता है? 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक। नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? गेहूं। नील नदी का जो डेल्टा है उसमें सर्दियों में, आप जानते हैं गेहूं रबी की फसल है। और नील आप मान सकते हैं कि नीली क्या है, गेहूं। गेहूं की कृषि से संबंधित है स्टेपी, यानी कि गेहूं की कृषि यदि आप करना चाहते हैं तो आपको स्टेप दर स्टेप रखना होगा। क्रमशः आपको जो है उसमें स्टेप अपने रखने होंगे, वरना गेहूं खराब हो जाएगी। इस प्रकार से गेहूं की कृषि से संबंधित है स्टेपी। गेहूं की खेती के लिए कौन सी जलवायु सबसे उपयुक्त है? समशीतोष्ण, यानी समान हो, शीत और उष्ण के मध्य की जो जलवायु है वह इसे चाहिए। उत्तरी गोलार्ध संसार का कितने प्रतिशत गेहूं उगाता है? 90%। नभ हम कह सकते हैं आकाश को, और उत्तर की तरफ जो आकाश है वह ऐसा है कि गेहूं ज़्यादा उगाने में मदद करता है। उत्तरी गोलार्ध में 90% गेहूं उत्पादन किया जाता है। इटली में चावल के लिए कौन सी नदी घाटी प्रसिद्ध है? चावल के लिए देखो, जब कोई गाड़ी चलती है, वह अगर काट दें चावल का चाल, जब कोई चाल में चलती है गाड़ी तो वह पों पों करती है। पो नदी घाटी है ये, चावल के लिए प्रसिद्ध है। और पो नदी घाटी कहाँ है? इटली में। कि वो पों पों करती है, इसलिए इट होता है यह, और ली हमने ले ली, यानी जो गाड़ी पों पों करती है वह हमने इट यानी इसे, ली मतलब हमने ले लिया। और ये चावल के लिए प्रसिद्ध है, यानी चाल के लिए प्रसिद्ध है, पों करती है, इटली, इसलिए हमने इसे ले लिया। गेहूं की खेती किस मृदा से संबंधित होती है? तो चेरनोजम। देखिए, गेहूं जो है जब मृदा से निकलती है तो उसे चेर कर यानी चीर कर, चीरना, जम जमा, जमा चीर के मृदा को गेहूं निकलती है, तो चेरनोजम हमने इसे मान लिया। किस फसल को जल भराव की आवश्यकता होती है? चावल को। आप देखते हैं कि धान की जो फसल है उसमें जल खड़ा रहना चाहिए, बार बार जल की आवश्यकता होती है। धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? चिकनी, क्योंकि जो चिकनी मिट्टी होगी उसमें क्या है, जल खड़ा रहेगा
और अगर चिकनी ना हुई, बालू हुई, तो पानी ज़्यादा अंदर चला जाता है। मक्का की पेटी विश्व में कहाँ पाई जाती है? अब मक्का को हम कहेंगे मक्कार, और मक्कार ज़्यादा कौन है देशों में देखा जाए तो अमेरिका, लेकिन अमेरिका को हम अमीर कहेंगे कि जो अमीर ज़्यादा होता जाता है वह मक्कारी ज़्यादा करता जाता है। सर्वप्रथम मक्का की खेती कहाँ की गई? मध्य अमेरिका में। मध्य होता है बीच में, अमीर जो व्यक्ति था उसने बिल्कुल बीच में जो है मक्के की खेती की, यानी बीच में ही अमीर जो है मक्कार बन गया। किस द्वीप में गन्ने की खेती उत्तम होती है? हवाई द्वीप में। अब देखिए गन्ना जो है वह इतना ऊंचा हवा में चला जाता है कि हवाई अर्थात हवा भी आने नहीं देता। गन्ना बहुत ऊंचा चला जाता है, बिल्कुल हवा में खड़ा रहता है। तो हवाई द्वीप में। चाय निर्यात के क्षेत्र में कौन सा देश सबसे आगे है? तो केन्या। चाय सबसे ज्यादा कौन पीती है? कन्या पीती है। विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है? ताइवान में। ऊ मतलब वैसे ही, लंग मतलब चली गई, कौन? ताई। ऊए लंगगी, वैसे ही चली गई ताई, या उलंग शब्द की जो है वह सेंस बैठती है मलंग के साथ। मलंग कौन? ताई। तो ताइवान जो है वह उलंग किस्म की चाय वहाँ पैदा होती है। यारवा क्या है? पराग्वे में एक चाय सदृश झाड़ी है। यह पूछा गया प्रश्न है कि चाय तो यहाँ है और चाय के सदृश झाड़ी कहाँ है? परा, यानी दूसरी जगह। चाय तो यहाँ है लेकिन चाय के सदृश झाड़ी परा यानी दूसरी जगह है। तो यार तू वाह यानी वहां चला जा, यार वाह वहां चला जा, कि चाय तो यहाँ है और चाय की सदृश झाड़ी कहाँ है? वो परा है, वहीं यार चला जा। तो यारवा ये एक चाय की जैसी झाड़ी है जो पराग्वे देश में है। चाय की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? तो इसके लिए है मानसूनी। जब मानसून चलती है तो हम सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं, तो इसके लिए नमी ज़्यादा जरूरी है। फजेड़ा क्या है? कहवा के बागान। अब जो कहवा का बागान है उसको फजेड़ा कहते हैं, और फजेड़ा जो ये शब्द है इसकी सेंस कहीं ना कहीं लफड़ा इस वर्ड के साथ ज़्यादा अटैच करती है। कहवा कह रहा था, वाह का मतलब वो, कि लफड़ा जरूर होगा, फजड़ा लफड़ा जरूर होगा। तो फजेड़ा कहवा के बागानों को कहते हैं। ज़्यादा रूप में जहाँ कहवा की खेती की जाती है तो उनको फजेड़ा बोल देते हैं। कॉफ़ी का उत्पादन विश्व में सबसे अधिक कौन सा देश करता है? ब्राज़ील। कॉफ़ी हम कब पीते हैं? जब हम बाजी जीत लेते हैं। देखो चाय सबसे ज़्यादा कहाँ चाय कौन पीती है? कन्या। और कॉफ़ी कब पीते हैं? जब हम बाजी को जीत लेते हैं, ब्राज़ील। विश्व में कपास की खेती सबसे अधिक कहाँ की जाती है? कपास यानी क का मतलब कोई भी पास में ना जाए, किसके? इस चीन के। और चीन को हम अगर विपरीत बोलना चाहें, ये ई की मात्रा न में लगा दें तो बन जाता है नीच। नीच के पास कोई ना जाए, कपास। विश्व में सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश कौन सा है? थाईलैंड। थाई कहते हैं हमारी जांघ को, सांथल को। हमारी जो ये जांघ है, सांथल है, थाई है, यदि वह लैंड यानी धरती को छू ले तो इसका मतलब क्या? वो रबड़ जैसी बढ़ गई है। ठीक है, तो रबड़ उत्पादक होता है थाईलैंड में सबसे ज्यादा। दुग्ध उत्पादन में विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो वह है भारत। जित दूध दही का खाना वह मेरा हरियाणा। तो दूध उत्पादन में भारत प्रथम है। ट्रांसजेनिक फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन। चीन को हम कहते हैं नीच। ये क्या है? ट्रांसजेनिक फसलों का उत्पादन सबसे ज्यादा करता है, यानी टोस करता है फसल, यह करें या वह करें, ये इतना नीच है, इस प्रकार आप मान सकते हैं। कौन सी घाटी अफीम की खेती के लिए विख्यात है? इजमिर की घाटी। अब अफीम जो है, इज का मतलब है और मिर मतलब अमीर के पास, इज है मिर
अमीर के पास क्या अफीम, गरीब तो अफीम खा नहीं सकता। जूट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? पहला स्थान, क्योंकि कार्य करने में भारत वाले हमेशा जुटे रहते हैं। जो कार्य में जुटे रहते हैं वो भारत वाले। महानगरों के बाहरी भाग में की जाने वाली फलों, फूलों तथा सब्जियों की गहन कृषि को क्या कहा जाता है? बाजर कृषि। देखो, महानगरों के अंदर ना फल उगाए जाते, ना फूल, ना सब्जी, तो लोग क्या है, वहां ये चीजें लेने के लिए बाजर मतलब भाग रहे हैं महानगरों के बाहर। तो महानगरों के बाहर फल फूल जो सब्जियों की गहन कृषि है उसे कहा जाता है बाजर, मतलब भाज र, कहाँ भाज? महानगरों के बाहर भाज। सबसे अधिक सघन खेती कहाँ प्रचलित है? जापान में। जा पान ला, तो वह कहता है कि मैं पान नहीं ला सकता। क्यों? क्योंकि सघन खेती कर रखी है लोगों ने और वहां जाने के लिए बीच से कोई रास्ता नहीं है। सघन खेती है जापान में, जा नहीं सकता बंदा पान लेने के लिए भी। विश्व में बागानी कृषि का विकास कहाँ हुआ है? दक्षिण पूर्वी एशिया में। देखो, बाग लगे हुए हैं। दक्षिण का मतलब दक्ष है, पूर्वी का मतलब पूर्व की तरफ, और एशिया का मतलब ऐश लेते हैं लोग। दक्ष हैं पूर्व के लोग जो इतनी ऐश लेते हैं कि बागों वाली कृषि का विकास है दक्षिण पूर्वी एशिया। स्थानांतरणशील कृषि का शुभारंभ कहाँ से हुआ? यानी एक जगह से दूसरी जगह जाकर के जो कृषि करते हैं उसका शुभारंभ हुआ थाईलैंड से। थाई जांग, यानी जिनकी सांथल थाई जांग मजबूत है, वो लोग एक जगह से दूसरी लैंड पर स्थानांतरण यानी अपने स्थान का अंतरण करके वहां जाकर के कृषि करने लगे। ये वहां से शुरू हुआ। भारत किसका सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है? वह है चाय का। भारत वाले चाय ज्यादा पैदा करते हैं और ज्यादा पीते हैं। भारतीय कपास किस किस्म की होती है? छोटे रेशे वाली होती है। विश्व में सबसे अधिक जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो जूट उत्पादन में पहला किसका स्थान था? भारत का। कार्य में जुटे रहते हैं। और भारत में कौन है जो कार्य में जुटा रहता है? गंगा जी और ब्रह्मा का पुत्र, ये दोनों कार्य करने में ज्यादा जुटे रहते हैं। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई मैदान, यहाँ जूट उत्पादन ज्यादा है। रेशम उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों का पालना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। देखिए, रेशम जैसे मुलायम शेर के बाल होते हैं, रेशम जैसे कोमल और मुलायम क्या होते हैं? शेर के बाल। तो शेर ने कल्चर यानी वो संस्कृति ही अपना ली कि भाई मैं तो मुलायम रेशम जैसे ही बाल रखूंगा। ये उत्पादन। जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि क्या कहलाती है? जमीन पर फैलती हैं सब्जियां, उनकी व्यापारिक कृषि कहलाती है ओलेरी कल्चर। ओले जब कब आते हैं? तो फसल खराब हो जाती है। जब भी ओले आते हैं, ज़्यादा वृष्टि होती है, सब्जियां खराब हो जाती हैं, तभी उनके भाव एकदम से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कई फसलें पूर्णतः खत्म हो जाती हैं। विषुवतीय प्रदेशों में कपास की खेती क्यों नहीं की जाती? अधिक वर्षा के कारण। ज़्यादा वर्षा होगी तो कपास की खेती नहीं हो पाएगी। कृषि किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया है? तो यह कौन सी क्रिया है? प्राथमिक क्रिया है। सबसे पहले व्यक्ति जो है क्या मानते हैं कि वो कृषि ही करना प्रारंभ करता है। विश्व में सबसे उत्तम स्वाद वाला कहवा किसे माना जाता है? तो कह रहा था वह कह रहा था कि मोचा, मैं आपकी मोच निकाल दूंगा। जैसे चाय पीते हैं तो नींद नहीं आती, और चाय का एक सबसे बड़ा दुरुपयोग यह भी है कि जब हम चाय पी लेते हैं तो उसके बाद में कोई फल खाने की, जूस पीने की इच्छा ही नहीं रहती। तो चाय बड़ी हानिकारक है, नहीं पीनी चाहिए। तो उसी प्रकार कॉफ़ी और कहवा। तो कहवा सबसे स्वाद वाला कहाँ है? कह रहा था वह कि मैं मोचा यानी मोच निकाल दूंगा, तो मोचा कहवा है। जैतून की कृषि किस देश में की जाती है? जेतू कृषि करे कहाँ? फरस पर। फ्रांस में की जाती है। फ्रांस को हम कह सकते हैं फरस।
कि जे तू कृषि करे कहाँ फरस पर, तो तुझे मैं मान जाऊंगा। मिश्रित कृषि क्या है? एक ही फार्म पर फसल भी उत्पादन हो और साथ में पशुपालन भी हो। यानी फसल तो आप वहाँ पैदा करें ही, साथ में पशुओं को भी पालें, दूध का भी उत्पादन हो, वह मिश्रित कृषि है। गहन कृषि किस क्षेत्र से संबंधित है? कनाडा से। गहन कृषि तो गहनता से, यानी बहुत ज़्यादा सघन कृषि करनी है। और जब इतनी गहन कृषि कोई करे तो नाड़ा होता है हमारे पजामे में डलता है, तो नाड़ा पहनने वाले वस्त्र ही बंदा धारण करेगा। यदि वो गहन कृषि करेगा, पैंट नहीं पहन पाएगा। तो कनाडा से संबंधित है गहन कृषि। ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम क्या है? विपणन बागवानी। देखिए, ट्रक फार्मिंग यानी कि ट्रक अगर फार्म पे लेके जाता है बंदा, तो विपणन होता है व्यापार, विपणन व्यापार, व्यापार करना है, इसीलिए तो ट्रक की जरूरत पड़ती है। तो ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम है विपणन बागवानी, क्योंकि उसमें विपणन यानी व्यापार करना पड़ता है। मानव निर्मित धान्य है ट्रिटिकल। मानव ने निर्मित कर दिया एक धन और वो टीटी बन गया। जैसे हम कई बार बातें करते हुए सामान्यतः कह देते हैं कि भाई तू ज़्यादा टीटी मत बन, तो ट्रिटिकल ये एक धान्य है जो मानव ने निर्मित की है। ऐश माऊनी किसकी प्रजाति है? कपास की। ऐश करेगी कौन? माऊ। माऊ कहते हैं माँ को, राजस्थानी भाषा में शब्द है माऊ। माऊ ऐश कब करेगी? जब वो कपास लगाएगी और कपास जो है स्वयं चुगेगी। तो आपने देखा है महिलाएं सबसे ज़्यादा कपास चुगती हैं, तो ऐश करती है माऊ, कपास बोकर के उसे फिर चुगती रहती है। विश्व के लावा निर्मित मैदानों में कौन सी फसल सर्वाधिक उगाई जाती है? जहां देखो लावा निकलता है उसके पास कोई ना जाए। कोई भी पास में ना जाए, किसके? लावा के। या ला वा, वाह चीज ला, तो पास में जाना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार लावा निर्मित जो मैदान है वहां कपास की फसल जो है वह सर्वाधिक उगाई जाती है। विश्व में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है बी आंसर, ऑस्ट्रेलिया। अब ऊन जो है वह हम कहते हैं कि ट्रे में रख कर के लिया। आजा, ट्रे लिया, उस ट्रे में रख कर के ऊन लिया। इस प्रकार आप यह याद करें। विश्व में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? देखिए, जो ज़्यादा अफीम खाता है वह गाने गाता है। गाने से एक देश का नाम है अफगानिस्तान। गाने गाने वाला स्थान, वो फीम के कारण ही इतना गाना गाते हैं। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है कौन? डी, चीन। तंबाकू जो खाता है वह हम मानते हैं देश के अकॉर्डिंग कि वह नीच है, क्योंकि तंबाकू से कैंसर होता है और नीच खाता है। चीन को हम नीच कहते हैं। रबड़ की कृषि के लिए कितनी वर्षा होनी आवश्यक है? 250 से 300 सेंटीमीटर। 250 से 300 सेंटीमीटर जो है वर्षा होनी आवश्यक है। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। हमने पढ़ा था रबड़ की तरह कौन बढ़ जाती है? थाई, हमारी जो जांग है, यदि वह लैंड धरती से टकरा जाए तो ये मान सकते हैं कि वो रबड़ जैसी है। सर्वाधिक रबड़ की खेती किस देश में होती है? तो अमेजन की, ये जो अमेजन.com सामान हमारे घरों में पहुंचवाती है, वह रबड़ की तरह जो है हमारे देश में खींची चली जा रही है। यानी अमेजन जो ये ऐप है वो सभी के फ़ोन में बढ़ रहा है और वो पहुंच अपनी सामान की हर जगह करवा रहे हैं कि रबड़ जो है अमेजिंग है, बढ़ रहा है। उसी प्रकार ये अमेजन.com बढ़ रही है। जूट उत्पादन देशों में सबसे अधिक प्रति हेक्टर जूट का उत्पादन किस देश में होता है? तो वह होता है बांग्लादेश में। सबसे ज़्यादा आपने देखा भारत में होता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में। लेकिन प्रति हेक्टर के हिसाब से प्रति हेक्टेयर के ऊपर आपको बंगले का निर्माण बनाने में जुट जाना है, तो वो बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा होता है।
सबसे उत्तम किस्म की सागर द्वितीय कपास किस देश में पैदा होती है? अब देखो सागर का नाम आया है। अब सागर के अंदर घुस कर के आपको कपास चुगनी है। उससे अकॉर्डिंग नाम बैठता है बारबाडोस, यानी बारी आ गई, अब बढ़ जाओ। बढ़ यानी एंट्री कर जाओ, बारी आ गई, बढ़ जाओ। सागर द्वितीय कपास, सागर का नाम अगर द्वितीय कपास के साथ आता है तो बारबाडोस में पैदा होती है। विश्व के लावा निर्मित मैदानों में निम्न में से किस फसल की सर्वाधिक कृषि की जाती है? तो ए कपास, आपने पहले यह पढ़ा था। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील। हमने पढ़ा कि जब हम बाजी जीत जाते हैं तो क्या करते हैं? कॉफी पीते हैं। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु कौन सी है? हमने देखा था चाय हम कब पीते हैं? जब मानसून होता है, मानसूनी। विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है? ये भी आपने पढ़ा। मलंग कौन है? ताई ऊ। वह लंग यानी लंग गई, कौन लंग गई? ताई, आपने पढ़ा था। फिर से प्रश्न कि विश्व के किस देश में चाय की सबसे अधिक पैदावार होती है? डी चीन में। कि चाय जो पीता है वह हमने क्या माना था? नीच माना था। और तंबाकू भी नीच सबसे ज्यादा पीता है, नीच हम कहते हैं चीन को। निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि मात्र उत्तरी गोलार्ध में ही सीमित है? तो वह है चुकंदर। सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में ही यह होती है चुकंदर। और ऊत है। अब चुकंदर से एक वर्ड आता है सिकंदर। सिकंदर जिस प्रकार ऊत था, बहुत भयंकर था, उसी प्रकार से ये चुकंदर भी जो है वह उत्तरी ही गोलार्ध में होती है। हवाई द्वीप प्रमुख उत्पादक है किसका? गन्ने का। अब गन्ना जो है हवा तक ऊंचा उठा हुआ है, यह भी प्रश्न आप पढ़ चुके हैं। निम्न में से मक्का का जन्म स्थान माना जाता, मक्कार कौन है? अमीर। मध्य अमेरिका में मक्का का जन्म स्थान माना जाता है। विश्व में मक्का की पेटी किस देश में पाई जाती है? मक्कार तो आपको पता है अमीर अमेरिका मक्कार है, हम मानते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में ही मक्का पेटी पाई जाती है। और बसंतकालीन गेहूं की खेती कहाँ की जाती है? रूस और कनाडा में। देखो जब बसंत ऋतु आती है तब गेहूं उगाते हैं, यानी कि बसंत में रूस जाता है नाड़ा पहने हुए, जो होता है कनाडा, नाड़ा पहना हुआ रूस जाता है बसंत में कि मैं इस ऋतु में तो बसंत का आनंद लूंगा, गेहूं नहीं काटूंगा या नहीं लगाऊंगा। इस प्रकार से याद कर सकते हैं। कृषि किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया है? आपने पढ़ा यह प्राथमिक है क्योंकि कृषि सबसे पहले की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल है? अब जो नगद हमें पैसा उपलब्ध करवा दे वो नकदी। गेहूं भी वैसे होती है, बाजरा धान ये भी नकदी है, लेकिन रबड़ को ज्यादा नकदी फसल माना है इनमें से। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? देखो खरीफ को आप खर यदि शब्द माने या खरा, जो बंदा खरा है चाल, तो उसे कहेंगे भाई तू खड़ा क्यों है, चल पड़। जैसे बिहारी खड़े होने को खरा होना मानता है, भाई खरा क्यों है, चल चल पड़। अब मक्का, मक्का को हम मक्कार मानते हैं तो मक्कार को भी कहते हैं तू क्यों खरा है, चल यहाँ से भाग जा। और कपास क यानी किसी के पास जाना है तो यहाँ खरा मत रहे, उसके पास चला जा। तो इस प्रकार से आप इसको खराब मान सकते हैं। खर यानी चलने में, गति से, गाड़ी कैसे चलती है? खर से जाती है। तो चावल को चाल, पास में जाना है तो खर, मक्कार। तो इस प्रकार से आप खरा अगर कहें तो ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। निम्न में से किसकी गणना नकदी फसल के रूप में होती है? वह फसल जो हम बीजते ही व्यापार के पर्पज से हैं। कपास भी है, जूट यह भी है, चाय यह भी है। इनमें से सभी क्या हैं? चाय, जूट, कपास, इनकी गणना नकदी फसल के रूप में होती है। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? अब खरीफ को हमने माना था खरा यानी कि खड़ा है, तो देखिए चना नहीं है। धान, धन के लिए व्यक्ति खड़ा रहता है, खरा है। मकार व्यक्ति खड़ा है, खरा है। ज्वार यानी ज्वर, जब हमें बुखार चढ़ जाता है तो हम खरा यानी खड़ा नहीं रह पाते। इस प्रकार से ज्वार में हम खड़ा नहीं रह पाते। मकार खड़ा रहता है, धन के लिए खड़े रहते हैं।
और चना जो है ये खरीफ नहीं, ये रबी है। इस प्रकार के प्रश्न बड़े जटिल होते हैं कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रादायनी फसलों का समूह, मुद्रा पैसे सभी देती हैं। तो देखिए, कपास, चाय, आलू एवं जूट ये मुद्रादायनी है। नीचे है चावल, मक्का एवं मटर। अब मक्का इसमें आया है, चावल, मटर, कपास, गेहूं, मक्का, चावल, मक्का। तो क्या रहेगा? कपास, चाय, आलू एवं जूट ये मुद्रादायनी जो है फसलें हैं। आप कह सकते हैं कि चाव, चाय को हम चाव, चाव है तो आलू यानी आ जाऊं और जुट जाऊं पास में तुम्हारे मुद्रा पैसा कमाने के लिए। यह प्रश्न पहले आया था कि सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों का विश्व वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? विटलसी। ह आधा है, हविटलसी, तो हमको मानते हैं इसको हिटसी, बंदा हिटसी, तभी उसने विश्व का ये वर्गीकरण किया कृषि प्रदेशों का। वान थ्यूनेन ने अपना कृषि अवस्थिति सिद्धांत किस वर्ष दिया? कृषि की अवस्थिति का सिद्धांत किसने दिया था? वैन लेके आया। तूने कृषि की अवस्थिति यानी स्थिति को बनाया, तो ये वान थ्यूनेन था। 1826 में दिया। छवि हम कहेंगे 26 को, छवि यानी शोभा। कृषि की जो स्थिति है उसकी छवि आज अच्छी नहीं है क्योंकि किसान पीड़ित है और भारत में अभी किसान आंदोलन चल रहा है। वान थ्यूनेन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत किस पर आधारित था? ये हमने पढ़ा था तुलनात्मक लाभ पर। तुलना, तोलता है किसको? वैन को। तूने वैन को तोल दिया। ये कृषि अवस्थिति सिद्धांत पर आधारित है, तुलनात्मक लाभ पर। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन है? चीन है। और निम्नलिखित में से किस देश में गेहूं की प्रति हेक्टेयर उपज सबसे अधिक है? वह है यूनाइटेड किंगडम में, क्योंकि जो किंग है, राजा है, वह प्रति हेक्टेयर सबसे ज़्यादा अधिक उपज है। और सबसे ज़्यादा गेहूं किस में? चीन में। अर्थात गेहूं खाने में आता है और सबसे ज़्यादा गेहूं को भी कौन खाता है? नीच खाता है। चीन को हम नीच कहते हैं, इस प्रकार याद करें। ऑस्ट्रेलिया में गेहूं के फार्म संकेंद्रित हैं। अब देखो, ये कहता है आ और ट्रे लिया, और ट्रे में क्या रख के लेके आना? गेहूं। तो है न्यू साउथ वेल्स। न्यू का मतलब नया, कोई बंदा, साउथ ऊ काट दे साथ में है, तो वह वेल्स, वेला हम कह देते हैं भाई, बंदा क्या है? बिल्ला है। बेला है अर्थात खाली बैठा है, और साथ में कोई नया बंदा है तो वो कहता है कि ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रकार थोड़ा सा आप ट्रिक कर सकते हैं इसकी। न्यू साउथ वेल्स में गेहूं के जो हैं फार्म संकेंद्रित हैं। यह प्रश्न हमने पहले पढ़ा। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक, गेहूं को निर्यात कौन करता है? उसके लिए यह बहुत ज़्यादा अर्जेंट है। अर्जेंटीना निर्यातक देश है। विश्व में चावल उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम है। आरोही चढ़ते क्रम में और अवरोही उतरते क्रम में। तो देखिए, चीन, भारत, इंडोनेशिया और थाईलैंड, ये अवरोही क्रम है, यानी सबसे पहले चीन, फिर भारत, फिर इंडोनेशिया और फिर थाईलैंड। इस प्रकार से इटली में चावल की कृषि के लिए कौन सी नदी घाटी प्रसिद्ध है? मैंने कहा था चाल, कहाँ चाल? तो चलती है गाड़ी, पोंपों करती है। और इटली, इट इसीलिए मैंने इसे लिया, यह ली। तो पो नदी घाटी। और उसके बाद में निम्नलिखित में से किस फसल को जल भराव की आवश्यकता होती है? ज़्यादा जल किस में चाहिए? चावल में। तो प्यारे साथियों, बार बार अब उन्हीं प्रश्नों की पुनरावृत्ति रहेगी, इसलिए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। और गुरुजी आरपी शोराण के चैनल को इतना समय देने के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अपने चैनल पर जीके हरियाणा ट्रिक के साथ, जीके इंडिया ट्रिक के साथ हिंदी ग्रामर, संस्कृत इत्यादि करवा रहा हूँ। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट अवश्य दें, क्योंकि वही हमें प्रेरणा प्रदान करते हैं।